नमस्कार। आज हम बात करेंगे पॉलिटी में निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग के बारे में तो निर्वाचन आयोग भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक का दिया हुआ है। और निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य आयुक्त और ऐसे ही अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है। इनकी संख्या और निर्धारण एवं नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, ये इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति के द्वारा। और 1993 से पूर्व जो चुनाव आयोग था वो एक सदस्यीय था। और 1993 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 में क्या कर दिया गया, संशोधन, और 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के अधिकार समान होंगे और उनके द्वारा कोई भी निर्णय बहुमत के द्वारा लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मुख्य ने कह दिया और वो बात मान ली, वो हो गई पत्थर की लकीर कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कह दिया है कि ऐसा ही होगा। तो सभी के बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाए। अब बात करते हैं कार्यकाल की। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल 6 वर्ष या एज में 65 वर्ष, जो भी पहले मतलब 6 वर्ष तक, या फिर उम्र हो वो 65 वर्ष तक। और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी पहले हो तब तक का कार्यकाल होगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन कहाँ से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से। और मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और निर्वाचन आयोग जो है वो क्या है, संवैधानिक संस्था है, यानी कि संविधान में इसका वर्णन पहले से है। निर्वाचन आयोग के कार्य जान लीजिए। तो निर्वाचन आयोग चुनाव मतदाता सूची तैयार करवाता है, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करता है, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, गैर मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत दल के रूप में मान्यता देता है, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं का चुनाव करवाता है। किसका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभा। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करता है और उम्मीदवारों द्वारा दिए गए चुनावी व्यय की राशि निश्चित करता है। और चुनाव आयोग राष्ट्रपति को संसद सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में और राज्यपाल को विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में क्या करेगा, परामर्श देगा। निर्वाचन प्रक्रिया में अब बात करेंगे कि जो समितियां गठित हुई उनके बारे में जान लीजिए कि निर्वाचन में सुधार के लिए कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया। सबसे पहले ताराकुंड समिति, ये अनौपचारिक समिति थी और ये निर्वाचन सुधार हेतु अध्ययन करने के लिए 1974 में बनाई गई। और इम्पोर्टेंट है, दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन सुधार के लिए 1990 में बनाई गई। बोहरा समिति अपराध और राजनीति के बीच साठगांठ को जो समाप्त करने के लिए 1993 में बनाई जाती है। और इंद्रजीत गुप्ता समिति सरकारी खर्च पर चुनाव के लिए बनाई जाती है 1998 में। और टंका आयोग संपूर्ण निर्वाचन कानून और निर्वाचन के अध्ययन हेतु आता है 2010 में। आपको नाम याद रखने हैं, ताराकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और टंका आयोग, जिसमें ताराकुंडा अनौपचारिक थी, निर्वाचन के अध्ययन हेतु थी। और बोहरा कई बार आया है, तो अपराध और राजनीतिक साठगांठ पर अध्ययन करने के लिए हुई। और इंद्रजीत गुप्ता समिति सरकारी खर्च पर चुनाव कराने के विश्लेषण करने के लिए होती है। और इसके अलावा कई और दो तीन आयोग हैं, जैसे निर्वाचन विधि पर भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट आई 1999, उससे भी निर्वाचन में सुधार किए गए। और एम.एन. वेंकट चलैया की अध्यक्षता में संविधान के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग 2000-2002 के बीच में। प्रस्तावित निर्वाचन सुधारों पर निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट 2004 में। शासन में नैतिकता पर वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ये भी 2007 इसकी गठन हुआ। अब बात करते हैं दल बदल अधिनियम की सन पूछ लेते हैं। तो 1985, ये आज हमेशा ही
नेता दल बदलते रहते हैं, तो उनके लिए ये सब ना हो, रोक के लिए विभिन्न तरह के कानून बनाए गए हैं या बनाए जाएंगे। तो उनमें से ही एक बनाया गया था 1985 में, दल बदल अधिनियम। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनके शासनकाल में दल बदल को रोकने के लिए 1985 में संशोधन भी ध्यान रखना, 52वां संविधान संशोधन। और कौन सी अनुसूची? 10वीं। 10 का हमने बताया था दल दल, तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। और दल बदल पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संबंधित सदन के अध्यक्ष और सभापति को है। अगर दल बदल पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार हो तो संबंधित सदन के अध्यक्ष और सभापति को मिलेगा। और इसमें सुधार के लिए 2003 में फिर से किया गया 91वां संविधान संशोधन, 51 नहीं 91, तो 91 संविधान संशोधन किया गया 2003 में। और उससे पहले 1985 में कौन सा था? 52वां संविधान संशोधन। अब बात कर लेते हैं ईवीएम की, तो जो बहुत हैक होती रहती है, तो इसका निर्माण भारत सरकार के 2 उपक्रमों द्वारा किया जाता है। एक है भेल और दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके द्वारा निर्माण किया जाता है, भेल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हैक वैक कुछ नहीं होती है, हैक होती है बुद्धि। इसमें क्या होता है, तो 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून में 1989 में धारा 61 का जोड़ी गई, जिसमें मतदान के लिए ईवीएम को वैधता प्रदान की गई। इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि गोवा ऐसा पहला राज्य है जहां सर्वप्रथम पूरे राज्य में चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हुआ था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग 1982 में केरल के पारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर किया गया था। तो ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग 1982 में केरल के पारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किया गया। कहाँ पे? 50 मतदान केंद्रों पर। अब बात करते हैं वीवीपीएटी यानी कि वीवीपैट जिसको बोलते हैं, कि ये क्या है? वीवीपैट क्या है? वीवीपीएटी, वीवीपैट। वीवीपैट होता क्या है कि देखिए, ये क्या होती है, एक रसीद होती है। जैसे आप वोट डालने जाएंगे, तो आपने मान लो वोट दिया आम आदमी पार्टी, मतलब दोगे नहीं, लेकिन मान लो कि आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, तो ये लोग कहेंगे ईवीएम हैक थी, लेकिन आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर दूसरी मशीन से कि वहाँ पर आपको एक पर्ची जैसी मिलेगी। अगर आपने उसको वोट दिया है तो आपको सिंबल झाड़ू बन के आ जाएगा, बीजेपी को वोट दिया है कमल बन के आ जाएगा। तो आपको कन्फर्मेशन हो जाता है कि आपने जिसको वोट दिया उसी को वोट गया है कि नहीं। फ्रॉड लोग क्या करते हैं, ऐसे 2 बटन होंगी, जैसे ऊपर मान लीजिए कमल का है, नीचे कांग्रेस का है, तो क्या करेंगे, बटन दबाएंगे ऊपर ऐसे, नीचे नीचे बीजेपी का है, ऊपर कांग्रेस का है, तो ऊपर ऐसे रखेंगे और नीचे अंगूठे से बटन दबा देंगे बीजेपी का, और कहेंगे कि देखो हमने बटन दबा दिया था कांग्रेस का, लेकिन वोट बीजेपी को जा रहा है। दबाते अंगूठे से बीजेपी वाला, और कहते हैं ईवीएम हैक हो गई। तो इसी को रोकने के लिए वीवीपैट आया था। और इसके आगे क्या उपाय है? आगे क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपत्ति दर्ज कराए कि हमने वोट डाला और फिर भी नहीं गया, हमने देखा था तो अब तो दिख रहा था बीजेपी को, लेकिन गया नहीं, वीपैट नकली है। तो क्या करेंगे कि जब वोट खुलेंगे तब पोलिंग एजेंट क्या करेंगे, उनकी वीपैट की गणना करेंगे कि वीपैट पर्चियाँ इतनी पड़ी थी और उसमें ये है। अगर किसी को डाउट होगा तो चेक करा सकते हैं। यह प्रणाली पहली बार प्राप्त रसीद के आधार पर मतदाता को अपने वोटों की चुनौती देने की अनुमति देती है। नए नियमों के अनुसार मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी को मतदाता की अस्वीकृति दर्ज करनी होगी और इस अस्वीकृति की गिनती के समय ध्यान रखना होगा।
भारत सरकार ने 14 अगस्त 2013 की एक अधिसूचना के जरिए चुनाव कराने संबंधी नियम 1961 को संशोधित किया। इससे निर्वाचन आयोग को ईवीएम के साथ वीवीपैट को भी इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई। 1961 के नियम को संशोधित करने के बाद कब किया? 2013 में। अब इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि सितंबर 2013 में नागालैंड के त्वेनसांग में नोक्सेन विधानसभा में, नागालैंड याद रखना और त्वेनसांग याद रखना, नोक्सेन विधानसभा में निर्वाचन के लिए ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट का प्रयोग किया गया। पहला राज्य अगर पूछे ईवीएम वाला तो गोवा है। उसके अलावा अगर पूछे कि पहली बार तो केरल में 50 जगह पर, और उसके बाद पूछे तो कहीं वीवीपैट तो वो नागालैंड। इसके बाद बात करें तो उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में व्यवस्था देते हुए कहा कि वीवीपैट स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अपरिहार्य है तथा भारत निर्वाचन आयोग को वीवीपैट प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ने का निर्देश भी दिया। निर्वाचन खर्च की सीमा में वृद्धि। देखिए अलग अलग होता है लोकसभा के, विधानसभा के, सब में कि किस में इलेक्शन में आप कितना खर्च कर सकते हैं। हमने अभी क्यों नहीं बताया है? क्योंकि हर बार अलग आ जाता है कि कोविड के कारण आप इतना कर सकते हैं, इतनी छूट है, ये है वो है। तो ये आप करंट में देखें, आप क्या देखें, हम ही बता देंगे जब लास्ट में करंट पढ़ेंगे कि अब निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन खर्च की लिमिट क्या है। अभी इसलिए नहीं बताया कि आप गलत पढ़ लेंगे, बाद में याद गलत रह जाता है। अब एक दिवस याद रख ले इसी बहाने, वो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो इसकी शुरुआत 25 जनवरी 2011 से हुई। किसके द्वारा की गई? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। और 1950 में 25 जनवरी को ही निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया था, 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी 2011 को बनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब एक क्वेश्चन इससे बनता है कि राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के लिए अनिवार्य क्या क्या शर्तें हैं, कि कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल कब कहा जाएगा। मतलब जैसे आम आदमी पार्टी, क्या वह राष्ट्रीय दल है? बीएसपी है, वो क्या राष्ट्रीय दल है? एसपी है, क्या वह राष्ट्रीय दल है? जेडीयू है, क्या वह राष्ट्रीय दल है? क्या है उसकी शर्तें, और क्या उनकी मान्यता कब समाप्त भी की जा सकती है, ये देखने वाली बात है। तो राष्ट्रीय दल के लिए कंडीशन देख लीजिए। तो राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में, या तो लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में, किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करने के साथ किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतने होंगी, अथवा लोकसभा में 2% सीटें यानी कि 11 सीटें जीतनी होंगी, जो कम से कम 3 राज्यों से प्राप्त हो। पहले कंडीशन समझ लो, इतनी बड़ी स्टोरी है, समझ में नहीं आया होगा। और ये कह रहा है कि लोकसभा अथवा विधानसभा में किन्हीं 4 या ज़्यादा राज्य हों, उनमें जितने भी वैलिड वोट्स हैं उनका 6% प्राप्त हो। मान लीजिए वहाँ पर वोटिंग होती है किसी जगह पे 60%, और वहाँ पर 60% वोटिंग हुई और कुल वोटर है 1 करोड़। तो जो 60% वोटिंग हुई ना 1 करोड़ वोटर की, तो हो गए 60 लाख। तो उन 60 लाख का अगर 6% वोट मिला है किसी राजनीतिक दल को लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में, वो भी कहाँ पर? किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों, किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में जितने वैलिड वोट पड़े उनका 6% वोट उनको प्राप्त हो, और उसके साथ साथ राज्य, किसी एक राज्य अथवा राज्यों की विधानसभा कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी, या फिर मतलब किसी एक राज्य से कम 4 सीटें, या फिर लोकसभा में 2% सीटें, यानी कि लोकसभा में जितनी सीटें हैं उसका 2%, यानी कि
11 सीटें, 2% होगी 11 लगभग, तो 11 सीटें आपको जीतनी होंगी। वो भी कम से कम कितने राज्यों से प्राप्त हुई हों? 3 राज्यों से मिलाकर प्राप्त हुई हों, तब कहेंगे कि ये वाला दल राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल है। ये हो गई राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल की अनिवार्यता। अब बात करते हैं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की अनिवार्यता। तो राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या होगा? संबंधित दल को लोकसभा अथवा विधानसभा में चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम कितना प्राप्त हो? 6%। और इसके साथ साथ राज्य विधानसभा में कम से कम 2 सीटें जीतना आवश्यक है। सिंपल सी बात है, किसी राज्य के स्तरीय राजनीतिक दल यानी कि जैसे सुहेल देव पार्टी है या छोटे छोटे जो भी दल हैं क्या राज्य स्तरीय हैं, तो ये पता करने के लिए वो कहता है कि किसी राज्य की लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम 6% हो और विधानसभा में सीटें कम से कम कितनी हो? 2। राज्य विधानसभा में कम से कम कितनी सीटें जीतनी हो? 2। अब बात करें 1952 में निर्वाचन आयोग द्वारा 14 दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में और 60 दलों को राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता दी थी। पूछ लेता आजादी के वक्त कितने राष्ट्रीय दल थे, तो 14 थे और राज्य स्तरीय दल थे वो थे 60। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख, अब जम्मू कश्मीर में नहीं रहा, ये हटाओ 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 हटाओ, अलग हो गया। एवं सबसे छोटा दिल्ली सदर है, सबसे छोटा क्षेत्र। अब बात करते हैं राजभाषा की, तो इससे क्वेश्चन हिंदी में भी आते हैं। हिंदी में मतलब जब इतिहास बात करते हैं और पॉलिटी में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन से भाग में इसका वर्णन है, तो जी हाँ, आंसर है भाग 17। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो क्या हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है? नहीं। राष्ट्रभाषा कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है, ये ध्यान रखना। हिंदी हमारी राजभाषा है और लिपि कौन सी है? देवनागरी। राष्ट्रभाषा कोई भी भाषा नहीं है। जिस तरह से भारत में कोई भी खेल राष्ट्रीय खेल नहीं है, अगर आपको हॉकी पढ़ा है तो आपने गलत पढ़ा है। संविधान के प्रारंभ में व्यवस्था की गई थी कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाए सरकारी कामों में। उसके बाद संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया, जिसके अनुसार संघ के सरकारी कार्यों में अंग्रेजी अनिश्चित काल तक जारी रहेगी जब तक उसको हटाया ना जाए। तो कौन सी अनुसूची? ये भी क्वेश्चन है। तो 8वीं अनुसूची। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 344 की। तो राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों के संबंध में सलाह लेने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का भी प्रावधान है। तो अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 1955 में वीजी खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। कब किया था? और उसने अपना प्रतिवेदन दिया 1956 में। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन होता है 1955 में वीजे खरे की अध्यक्षता में। लेकिन 1976 में राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया गया और दूसरा आयोग अर्थात वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई, जो अब भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। अब बात करते हैं राज्य की भाषा के बारे में। राज्य की भाषा के बारे में तो संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को अधिकार दिया गया है कि वह 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं हैं उनमें किसी एक को या अधिक को, मतलब 1, 2 या 3 जितनी मर्जी हो, अधिक को सरकारी कार्यों के लिए राज्य
सरकारी भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है। राज्यों के परस्पर संबंधों में तथा संघ और राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ की राजभाषा को ही प्राधिकृत भाषा माना जाएगा। यानी कि अगर कन्वर्सेशन हो रहा है संघ और राज्यों के बीच में, तो जो संघ की राजभाषा है उसी को ही आधिकारिक भाषा माना जाएगा। अब एक क्वेश्चन आया था उच्चतम और उच्च न्यायालय तथा विधान मंडलों की भाषा से संबंधित, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उच्चतम और उच्च न्यायालयों तथा विधान मंडलों की भाषा के बारे में तो संविधान में यह प्रावधान किया गया कि जब तक संसद कानून बनाकर अन्यथा कोई प्रावधान ना करे, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी? इम्पोर्टेंट भाषा क्या होगी? अंग्रेजी। हिंदी होगी? जी नहीं। और संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानून किसमें होंगे? अंग्रेजी में ही होंगे। और किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्रवाई को राजभाषा में होने की अनुमति दे सकता है। कौन दे सकता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की। लेकिन अगर केवल क्वेश्चन आ जाए कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा क्या है, तो जी हाँ, आंसर है अंग्रेजी और सिर्फ अंग्रेजी। फायदा है ना अंग्रेजी, जिसको अंग्रेजी आती है वही बनेगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का वकील। और इससे क्या होगा? गरीब जनता को आसानी से लूटा जाएगा। भाई मान लो हिंदी में तो हम ही पढ़ लें, पॉलिटी आईपीसी सीआरपीसी पढ़ के चले जाएं, बता दें कि ये एक्शन ये हमारे खिलाफ आरोप लगे हैं, इसका इल्ज़ाम ये है, हमारे ये अधिकार प्राप्त हैं, ये कर्तव्य हैं, ये ऐसा है वैसा है, सब वकील। बोले ऐसा नहीं, रुको, क्या करेंगे? इसके राजभाषा इसकी भाषा कर देते हैं इंग्लिश। तो पहले तो लॉ पढ़ा होना चाहिए, वो भी थ्रू आउट इंग्लिश। और जो भी लिखा भी होगा, मतलब कार्रवाई की संपूर्ण भाषा, सिर्फ बोलने से मतलब नहीं है। जितना भी डॉक्यूमेंट जो कुछ भी तैयार होगा वो किस में तैयार होगा? इंग्लिश में तैयार होगा, जिससे वकील भाइयों का घर चलता रहे। ऐसे मिलता है न्याय। ठीक है, अब बात करते हैं वैधानिक और स्वायत्त संगठनों के बारे में। विभिन्न प्रकार के संगठनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसका गठन हुआ। और कब हुआ? 1992 में। मतलब इसके तहत हुआ गठन, लेकिन 1992 में हुआ। तो महिला आयोग में एक अध्यक्ष होंगी, 5 सदस्य और 1 सदस्य सचिव होगा। और इस आयोग का प्रमुख कार्य महिलाओं के अन्याय के खिलाफ त्वरित न्याय दिलाना। एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 1 सदस्य सचिव। याद रखना है कि महिला आयोग में 1990 था अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, और 1992 में इसको बनाया गया। और इसके एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 1 सदस्य सचिव होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। तो दिसंबर 2006 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। और उसका काम क्या होगा? बच्चों के अधिकारों के सही रूप में उपयोग करना, कानून और कार्यक्रमों पर प्रभावी रूप से अमल करना। अब बात करते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद की। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया गया। और ये गैर संवैधानिक संस्था, यानी कि संविधान के मूल में इसका उल्लेख नहीं है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय महिला कोष। तो समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 23 मार्च 1993 को इस संस्था का गठन हुआ। और लक्ष्य था गरीबी महिलाओं को उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना। तो यहाँ तक इतना विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब फिर से इंपॉर्टेंट आ जाता है अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ये सब हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनके आर्टिकल आते हैं। तो बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था। अनुच्छेद 338 याद रख लेना, SC ST आयोग। तो संविधान के 65वें संविधान संशोधन द्वारा प्रयुक्त प्रावधान को समाप्त कर दिया गया और एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना का प्रावधान
किया गया। प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 सदस्यों की नियुक्ति और किसके द्वारा होगी पूछ लेता है, तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की गई है। कुल कितने हो गए, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 5 सदस्य, यानी कि टोटल हो गए 7। यह भी पूछा गया है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य, और नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। इसके बाद 89वें संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान कर दिया गया। मतलब वर्तमान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अलग अलग आयोग है। 338 था, 338 का बना दिया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, तो भारत सरकार द्वारा किस किस को अल्पसंख्यक कहा गया है, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी आदि जो समुदाय हैं उनको अल्पसंख्यक के रूप में पहचान मिली हुई है। इनके कल्याण के लिए और उनके अधिकारों को प्रभावी ढंग से संरक्षित रखने के लिए 1978 में भारत सरकार ने एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया, 1978 में। और भारतीय संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत पुराने अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर, यानी कि 1978 के स्थान पर 17 मई 1993 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की स्थापना की गई और यह आयोग 21 जनवरी 2010 को पुनः संगठित हुआ। तो 1993 याद रखो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। पहली बार पुराना जो बनाया 1978 में, फिर बनाया 1993 में और 2010 में पुनर्संगठन हुआ। इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 सदस्य, टोटल सदस्य 7 हो गए। नियुक्ति होगी केंद्र सरकार के द्वारा। तो अभी तक 338 तक आ गए थे। 338 SC/ST आयोग और 338 का हो गया अनुसूचित जाति के लिए अलग से बना दिया था। फिर आ गया अल्पसंख्यक आयोग। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। ये भी इम्पोर्टेंट, अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। 340 की ये किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 सरकार को पिछड़े वर्गों की स्थिति के मूल्यांकन के लिए एक आयोग के गठन का अधिकार प्रदान करता है। और सरकार ने मंडल आयोग, इम्पोर्टेंट है, किससे संबंधित है, मंडल आयोग के रूप में पिछड़ा वर्ग आयोग का 1979 में गठन किया था। इम्पोर्टेंट सन है। और 31 दिसंबर 1980 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मंडल आयोग के रूप में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में होता है और 31 दिसंबर 1980 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। और मंडल आयोग की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 13 अगस्त 1990 को ओबीसी को इम्पोर्टेंट 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में प्रदान करने की घोषणा कर दी। और केंद्र सरकार ने 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की थी। 14 अगस्त 1993 इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन ऑन NCBC, 14 अगस्त 1993 को स्थापना हो जाती है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के बारे में। तो नई दिल्ली में स्थित है। यह जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना की गई महिला बाल विकास विभाग और मानव संसाधन मंत्रालय के तत्वावधान में। केंद्रीय दत्तक समाज कल्याण बोर्ड, इस बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई और बोर्ड की प्रगति से भारत में स्वैच्छिक एजेंसियों को विकास का प्रयास है। बोर्ड का कार्य है स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सामाजिक कल्याण की गतिविधियों को बढ़ावा देना, महिलाओं बच्चों से जुड़े कल्याणकारी योजनाओं पर अमल करना। विशेष महत्व का नहीं है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हर आतंकवादी के लिए जरूरी होता है मानवाधिकार, और हर पुलिस वाले या आर्मी वालों के लिए ये नहीं होता, लेकिन है। ये राष्ट्रीय भी, अंतर्राष्ट्रीय वाला तो और अच्छा है, उसके तो लेवल ही अलग है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC जिसको बोलते हैं, एक स्वायत्तशासी सार्वजनिक निकाय है और इसकी स्थापना हुई 1993 में। कब? 12 अक्टूबर को। मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस के जरिए हुआ था। इसके बाद बात करते हैं तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के जरिए आयोग को क्या दिया गया? वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था है। आयोग में अध्यक्ष के अलावा कौन कौन से सदस्य होते हैं वो देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व या मौजूदा न्यायाधीश, 2 या ऐसे सदस्य जिन्हें मानवाधिकार के मामलों का ज्ञान एवं अनुभव हो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा इसके पदेन सदस्य होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, मानवाधिकार होगा किनका, उत्पीड़न होगा किनका? ओबीसी, SC, ST, ओबीसी नहीं, सॉरी यही गलती हो जाती है, SC, ST, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटी और महिलाओं। तो इनका जो अध्यक्ष हैं वो इसके पदेन सदस्य बना दिए गए। 2 सदस्य ऐसे कर दिए गए जिन्हें मानवाधिकार के मामलों का ज्ञान एवं अनुभव हो। एक बना दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व या मौजूदा न्यायाधीश को। अब इनकी नियुक्ति की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा समिति के सिफारिश के आधार पर की जाती है। इम्पोर्टेंट क्या है वो ये है कि नियुक्ति समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि गृह मंत्री लोकसभा में विपक्ष के या की नेता, राज्यसभा में विपक्ष के या की नेता, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति नियुक्ति समिति के सदस्य होते हैं। कौन कौन सदस्य होते हैं ये क्वेश्चन आया है। तो अध्यक्ष हो गए प्रधानमंत्री, जबकि गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति इस नियुक्ति समिति के सदस्य होंगे और इनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करता है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जो थे रंगनाथ मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अब इनके प्रमुख कार्य देख लेते हैं। मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या क्या हैं? तो ये कहते हैं कि सक्रिय या प्रत्युत्तर रूप में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना और ऐसे उल्लंघनों के रूप में लोक सेवकों द्वारा की गई लापरवाही की जांच करना। मान लीजिए किसी का मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है, वो पुलिस से शिकायत कर रहा है और पुलिस वह बात नहीं सुन रही है तो उसकी भी जांच करेगा। न्यायालय की अनुमति से मानवाधिकार से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान न्यायालय की कार्रवाई में हस्तक्षेप भी करना। इसके अलावा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वैसे जेलों या संस्थानों का अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करना, वहां का दौरा करना जहां किसी व्यक्ति को कैद रखा गया है कि क्या कैद खाने में उनको वो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मिल भी रही हैं या नहीं। इसके अलावा मानवाधिकारों की संख्या के लिए लागू किसी कानून या संविधान द्वारा प्रदत्त या संविधान के भीतर के रक्षा उपायों की समीक्षा करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें देना। कुल मिला के जितना भी मानवाधिकार उल्लंघन है, किसी को उसका न्याय मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और संविधान द्वारा जो उनके संवैधानिक उपचारों के अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इस सब की जांच करना भी कहते हैं। और मानवाधिकारों को क्षति पहुंचाने वाले आतंकवाद सहित अन्य कारकों की समीक्षा करना और उचित सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना। संधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों का अध्ययन, उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सिफारिश करना। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोधों का संवर्धन, समाज के विभिन्न हिस्सों के बीच मानवाधिकार शिक्षा में संलग्न होगा और मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों तथा संस्थानों के प्रयासों को भी प्रोत्साहित करना। ऐसा कोई और कार्य जो कि मानवाधिकारों की संरक्षा के लिए आयोग आवश्यक समझे उन्हें भी करना। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल
नॉलेज कमीशन NKC, ये 5 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित था। निम्नलिखित हैं। भारत के प्रधानमंत्री की एक क्या है ये उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञानवान समाज बनाना है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का ध्यान शिक्षा से लेकर ई प्रशासन तक ज्ञान तंत्र की सुलभता, ज्ञान की सहज सुलभता, सेवाएं जैसे कि ई प्रशासन। सिद्धांत क्या थे? शिक्षा के सभी स्तर और समूह, और रचना क्या थी? ज्ञान की प्रभावकारी रचना। कुछ भी नहीं है, फालतू की बातें हैं। उपयोग ज्ञान प्रणालियों का उपयोग, ज्ञान से दुनिया जितना संबंधित है वो सब बनाया था। देखने में सुनने में अच्छा लगता, काम कुछ नहीं आया था। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना होती है 13 जून 2005 को, बस ये याद रखना है मतलब का है। और सैम पित्रोदा जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। सैम पित्रोदा अध्यक्ष, सन याद रख लो ना 2005। और इसमें विशेष याद नहीं रखना है कि सेवाएं सिद्धांत रचना उपयोग, बस ठीक है, पढ़ लिया, बात खत्म। कार्य देख लो। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो 21वीं शताब्दी की ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में, देख रहे हो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण और ज्ञान के क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धी फायदों को बढ़ाना। कुछ भी नहीं, एक बनाया था कि अच्छा लगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में ज्ञान के सृजन का संवर्धन, बौद्धिक संपदा अधिकारों की संलग्न संस्थानों के प्रबंधन में सुधार, कृषि एवं उद्योग में ज्ञान अपक्रियाओं का संवर्धन, नागरिकों को प्रभावी, पारदर्शी एवं जवाबदेही सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को सक्षम बनाने के लिए ज्ञान के प्रयोगों का संवर्धन। उद्देश्य थे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रमुख उद्देश्य थे जीवंत ज्ञान आधारित समाज के विकास प्रोत्साहित करना, पहले से मौजूद ज्ञान प्रणालियों में क्रांतिकारी बदलाव के साथ साथ ज्ञान के विभिन्न रूपों के सृजन हेतु मार्ग तैयार करना। अब बात करते हैं वित्त आयोग की। तो ये सांविधिक संस्था है, यानी कि संविधान में इसका वर्णन है, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान के लागू होने के 2 वर्षों के भीतर एवं उसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग के गठन का, संविधान लागू होने के 2 वर्षों के भीतर और लागू हो जाए उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। और वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य, यानी कि टोटल 5 सदस्य हो गए। और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए कुछ योग्यताएं रखी गई हैं, वो भी जान लीजिए, इम्पोर्टेंट है वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या कहता है कि योग्यताएं देख लो वित्त आयोग की। तो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार की नियुक्ति के लिए अर्हता रखता हो, ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार के वित्त एवं लेखाओं का विशेष ज्ञान हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। ये इसकी विशेषताएं हैं कि ये होंगी तो मजा ही आ जाएगा। कौन से न्यायालय का न्यायाधीश होने की? वित्त आयोग की। तो उच्च न्यायालय की, उच्चतम नहीं है, उच्च है, ध्यान रखना। वित्त आयोग के प्रमुख कार्यों को देख लेते हैं कि वित्त आयोग काम क्या करता है। यह टैक्सों की प्राप्तियां केंद्र और राज्य, जैसे टैक्स कलेक्शन हो गया, उनके केंद्र और राज्यों के बीच में बांटने का काम करेगा। ठीक है। संविधान के भाग 12 अध्याय 1 के अंतर्गत कि केंद्र राज्य में बंटवारा धन का कैसे करना है वो करेगा। और भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व को सहायता अनुदान को शासित करने वाला सिद्धांत, और राज्यों को भुगतान किए जाने वाली राशि जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत उनके राजस्व सहायता अनुदान के जरिए संबंध अनुच्छेद के खंड 1 के संबंधों में प्रायोजनों से भिन्न सहायता की आवश्यकता है। मतलब सीधा सीधा ये है कि भारत की संचित निधि से भी जो भी दिया जाएगा अनुदान, वो भी वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद ही दिया जाएगा। इसके अलावा जो इसका बहुत ज़रूरी काम है वो ये है कि राज्य के वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों में बढ़ोतरी के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने हेतु वांछित उपाय। ये पूछ लेता है कि नगर पालिका पंचायतों के में संसाधनों की बढ़ोतरी के लिए पैसा कहाँ से आएगा, किसकी सिफारिश पे? तो उसमें लिखेगा केंद्रीय वित्त आयोग, लेकिन होता है राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर। तो राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों में पंचायतों तथा अभी तक भारत में कुल 15 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। और पहले वित्त आयोग का गठन हुआ 1951 में। KC नियोगी अध्यक्ष हुआ करते थे।
तो अभी तक कितने वित्त आयोगों का गठन हो गया है? 15 का। 14वें की सिफारिशें 2015 से 2020 तक रहीं और पूछा जाता है 15वां, तो 15वां 2020 से 2025 तक वित्त आयोग रहेगा। तो 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी को 31% बनाए रखने की सिफारिश की थी, जो कि आयोग की वर्ष 2020-21 में दी गई अंतिम रिपोर्ट के समान है। यह राशि वर्तमान वितरण पूल जो था ना 42%, उसी के समान थे। आप कहेंगे 41-42 समान कैसे है? देखिए, पहले जो 42% है उसकी सिफारिश 14वें वित्त आयोग में की गई। जो 1% है वर्टिकल हिस्सेदारी राज्यों की, उसमें जम्मू कश्मीर राज्य की स्थिति में बदलाव के बाद बने नए केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए 1% का आवश्यक समायोजन भी किया गया, यानी 41 प्लस 1% जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए समायोजन, ये होता है 42%। यही 14वें वित्त आयोग में बताया गया, सिफारिश की गई कि 42 कर दो। 15वें में भी 42 ही है, 41 प्लस 1% समायोजन। अब बात करते हैं राज्य वित्त आयोग की। तो भारत के संविधान में राज्य वित्त आयोग का गठन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा इस प्रावधान, कौन से प्रावधान? 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर अंदर और प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो 1993 में जाके लागू हुआ, उसके तहत होता है। अब बात करते हैं राज्य वित्त आयोग का कार्य। तो पंचायतों को वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करते हैं और राज्यपाल को रिपोर्ट देते हैं। अब बात करते हैं प्रशासनिक सुधारों का आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग क्यों बनाया गया? तो उसकी आवश्यकता क्यों हुई कि सरकार की भूमिका में परिवर्तन से माहौल में भी परिवर्तन हो जाता है, लोगों की आकांक्षाओं में भी वृद्धि हो जाती है और कुशलता एवं प्रभावकारिता में भी सुधार करने के लिए बनाए गए प्रशासनिक सुधार आयोग। अब बात करते हैं उसी में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन होता है जनवरी 1966 में देश की लोक प्रशासन की परीक्षा करने तथा आवश्यकता पड़ने पर इसमें सुधार करने व पुनर्गठन हेतु सिफारिशें करने के लिए किया गया था। और अध्यक्ष बनते हैं मोरारजी देसाई प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के और कब? 1966। जब मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री बन गए तब इसका अध्यक्ष बना दिया गया के हनुमथैया को। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार को 20 रिपोर्टें सौंपी, जिसमें 537 मुख्य सिफारिशें शामिल थीं। इन सिफारिशों को नवंबर 1977 में कहाँ पर पेश किया गया? संसद में पेश किया गया। तो 1966 में बनाया प्रशासनिक सुधार आयोग और 1977 में संसद में रिपोर्ट दे दी। अब बात करते हैं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 31 अगस्त 2005 को होता है। वी रामचंद्रन, AP मुखर्जी, AH कार्ले और JP नारायणन इसके अन्य सदस्य थे। इस आयोग को सरकार के सभी स्तरों पर देश के लिए सक्रिय, उत्तरदायी, जवाबदेही, सतत और कुशल प्रशासन का लक्ष्य प्राप्त करने के उपायों पर सुझाव का जिम्मा सौंपा गया था। कब? 2005 में। आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 15 रिपोर्ट सरकार को सौंपा, जिन पर विचार करने के लिए 2007 में तत्कालीन विदेश मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई थी। अब बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की। तो सूचना अधिकार कानून के तहत 2005 में इसके केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 10 से अधिक सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। की जाएगी। और केंद्रीय सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता
एवं प्रधानमंत्री द्वारा निर्दिष्ट संघीय मंत्रिमंडल कोई सदस्य समिति के अन्य 2 सदस्य होंगे। विपक्ष के या विपक्ष की नेता लोकसभा के एवं प्रधानमंत्री द्वारा निर्दिष्ट संघीय मंत्रिमंडल का कोई सदस्य समिति के अन्य 2 सदस्य होंगे। सूचना आयुक्तों का कार्यकाल देख लो तो 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, और या फिर अगर 65 वर्ष की उम्र पहले हो जाती तो रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। केंद्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार कानून के तहत एक प्रकार का क्या है, अपीली प्राधिकरण है। यहाँ केंद्रीय लोक सूचना अधिकार और राज्य लोक सूचना आयोग द्वारा किसी व्यक्ति को सूचना देने से इनकार करने की दिशा में अपील की जा सकती है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विधि आयोग की। तो इतिहास के 300 वर्षों में विधि सुधार एक क्रमिक प्रक्रिया रही, मतलब रूल बनते बिगड़ते नए बनते, जैसा भी समाज होता है उस हिसाब से। तो विधायन सुधार के लिए 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में तत्कालीन सरकारों द्वारा विधि आयोग का गठन किया जाता रहा है। तो पहली बार कब हुआ, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला आयोग 1833 के चार्टर एक्ट के अधीन 1834 में बनाया गया और अध्यक्ष था मैकाले। इम्पोर्टेंट है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन और अध्यक्ष था मैकाले। इस आयोग ने विधि संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता ऐसे अन्य संहिताओं के संहिताकरण की सिफारिश की। इसके पश्चात 1853, 1861, 1879 में ऐसे आयोगों की स्थापना की गई। भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय करार नियम, भारतीय साक्ष्य कानून इन्हीं आयोगों की सिफारिशों का परिणाम है। स्वतंत्रता के पश्चात भी ऐसे आयोगों की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई। इसीलिए तत्कालीन महान्यायवादी श्री MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में वर्ष 1955 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। अब तक 22 विधि आयोगों का गठन किया जा चुका है और कार्यकाल भी 3 वर्ष का होता है। इम्पोर्टेंट है। अब तक कितने विधि आयोगों का गठन, 22। विधि आयोगों के सामने प्रमुख विचारणीय विषय के बारे में जान लें तो पुराने जो पड़े कानून हैं उनकी समीक्षा करो, और बेकार हैं तो उनको समाप्त करो। उन कानूनों की पहचान करो जिनकी प्रासंगिकता आजकल नहीं है, उसको समाप्त करो। उन कानूनों की पहचान करो जो आर्थिक उदारीकरण के माहौल में उपयुक्त हैं, जिन्हें बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि तैसे बने रहने दो। इसके अलावा उन कानूनों की भी पहचान करना जिनमें बदलाव या संशोधन की आवश्यकता है। इनमें संशोधन के लिए जो भी सुझाव चाहिए वो भी कानूनों के समन्वय और सामंजस्य के लिए विभिन्न मंत्रालय और विभागों द्वारा जो कुछ सुझाया गया है उन पर भी विचार करना। एक से ज़्यादा मंत्रालयों को कामकाज को प्रभावित करने वाले कानूनों के संबंध में भी मंत्रालय विभागों की सिफारिशों पर विचार करना और कानून के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों के तुरंत निपटारे के लिए उपयुक्त सुझाव सुझाना। इसके बाद बात करते हैं समान अवसर आयोग की। तो केंद्र सरकार ने समान अवसर आयोग यानी कि EOS, इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन की स्थापना की मंजूरी दी 20 फरवरी 2014 को। इसमें क्या कहा गया कि मुसलमानों के सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन करो। सच्चर समिति किससे संबंधित थी, मुसलमानों के सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के बारे में अध्ययन से, और उसी में एक आयोग के गठन की सिफारिश की गई और उसी के तहत बनाया गया समान अवसर आयोग। तो समान अवसर आयोग के गठन की सिफारिश की गई UPA के शासनकाल में, और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सत्ता में आने के बाद ऐसा निकाय स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जिसमें सभी वर्गों के लोग आए। और उसके बाद AK एंटनी की अध्यक्षता में इस विषय पर विचार करने के लिए विभिन्न मंत्रियों के समूह का गठन किया गया, और ऐसी बात आई कि सभी वर्गों के लिए एक ऐसा आयोग गठित किया जाए, ऐसी ही अन्य संस्थाओं के दायरों का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि अगर सबके लिए बनाने लगेंगे तो ऐसी जो अन्य संस्थाएं स्पेशल बनाई गई हैं उनके दायरे का ये उल्लंघन होगा। मंत्रियों के समूह ने बाद में केवल अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर आयोग गठित करने का सुझाव दिया, यानी कि देश के संसाधनों पर पहला हक किनका है, अल्पसंख्यकों का, ये कह दिया मंत्रिमंडल ने। तो समान अवसर आयोग बनाया केवल अल्पसंख्यकों के लिए।
तो संरचना की बात करें तो समान अवसर आयोग में 3 सदस्य होंगे और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे। आयोग के पास किसी भी प्रकार का दंड देने का अधिकार नहीं होगा, हालांकि इनके पास दीवानी अधिकार प्राप्त होंगे जिनके जरिए वह जांच का काम कर सकेगा। कुल 3 सदस्य और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष हो जाएंगे और दंड देने का कोई अधिकार नहीं होगा। कार्य क्या होगा? यह विधिक निकाय होगा जिसका कार्य नौकरी और शिक्षा में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव पर लगाम लगाना होगा। और समान अवसर आयोग को आवासीय सोसाइटी में अल्पसंख्यकों को रहने या खरीद के अधिकार देने से इनकार करने की शिकायतों के बारे में भी सुनने का अधिकार होगा कि आप अल्पसंख्यक हम आपको जगह नहीं देंगे, प्लाट नहीं देंगे, उसकी शिकायतें भी सुनेंगे। तो समान अवसर आयोग अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की सरकारी एजेंसियों द्वारा भेदभाव संबंधी शिकायतों का निपटारा करेगा। इसकी भूमिका सलाहकारी होगी और निजी एजेंसी इसके क्षेत्र में नहीं आएंगी, और आयोग यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। और आयोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ऋण इत्यादि क्षेत्रों के लिए समान अवसरों की आचार संहिता भी बना सकेगा, ऐसा प्रावधान उसमें किया गया था। तो इस तरह से ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब 2 वीडियो और उसके बाद पॉलिटी खत्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।